तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नियोप्लाज्मा के बारे में कि नियोप्लाज्मा चाहे वो बेनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, पेशेंट के ऊपर उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। बेनाइन और मेलिग्नेंट के बेसिकली अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अपन उनको साथ में कंबाइनली डिस्कस कर लेंगे कि लगभग लगभग इस तरह के कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें तो चाहे वो बेनाइन हो या मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मा हो, पहले इफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन लोकल इफेक्ट की। चाहे वो बेनाइन हो या मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मा हो, उसकी लोकेशन और वो कितना एंक्रोच कर रहा है अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को, वो काफ़ी हद तक पेशेंट के ऊपर इफेक्ट शो करेगा। क्या मतलब हुई बात की? बहुत सिंपल सी बात है कि 1 सेंटीमीटर का पिट्यूटरी एडिनोमा इतना एंक्रोच कर देता है और इतना कंप्रेस कर देता है, बेसिकली वो अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में कोई भी नियोप्लाज्मा हो, चाहे बेनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, वो अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्रेशन करता है। तो 1 सेंटीमीटर का पिट्यूटरी एडिनोमा चाहे खुद नॉन फंक्शनल हो, लेकिन वो अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर का इस हद तक कंप्रेशन कर देता है कि पेशेंट हाइपोपिट्यूटरिज्म का शिकार हो जाता है। एम्पुल ऑफ वेटर, अगर हम बात करें एम्पुल ऑफ वेटर के एडिनोमा की, तो वह बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं। जीआईटी के चाहे अपन बात करें मेलिग्नेंट या बेनाइन ट्यूमर्स की, तो वो जीआईटी का ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात भी नहीं। अगर अपन बात करें फंक्शनल एक्टिविटीज़ सच एज हार्मोन सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में तो अपन पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पर ये हार्मोन सिंथेसिस का क्या मतलब हुआ? तो हार्मोन सिंथेसिस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बीटा सेल एडिनोमा हो जाता है, बेसिकली एडिनोमा, मेरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने यहाँ पे, पेंक्रियास का, ठीक है। अगर पेंक्रियास का बीटा सेल एडिनोमा हो जाता है तो वो इतना इंसुलिन रिलीज कर देता है कि मतलब वो बेसिकली फेटल हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है बॉडी में। क्या कर देता है? इतना हाइपोग्लाइसीमिया कि वो बेसिकली जान ले सकता है, इस हद तक का हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है। जो तीसरा इफेक्ट है वो ज़्यादातर हमारे मेलिग्नेंट में होता है, ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस, जब भी ट्यूमर अल्सरेट कर देता है एडजेसेंट सरफेस को, या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं जो रिजल्ट्स हैं रप्चर या इन्फेक्शन ऑफ द ट्यूमर के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो है केकेक्सिया। ये जो है कैंसर केकेक्सिया, केकेक्सिया का मतलब बेसिक मीनिंग है वेस्टिंग ऑफ मसल्स। अगर अपन बात करें केकेक्सिया की, तो केकेक्सिया की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है कैंसर केकेक्सिया का? तो मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मा के पेशेंट्स में 1/3 पेशेंट्स के डेथ का कॉज भी केकेक्सिया ही है। केकेक्सिया के कारण ही उनकी डेथ होती है। अगर अपन इसका मतलब बात करें, क्या मतलब होता है, तो प्रोग्रेसिव वेट लॉस इन कैंसर पेशेंट्स, प्रोग्रेसिव वेट लॉस कैंसर पेशेंट्स में, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, जिसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती है, एनीमिया, बस ये नाम याद रखने हैं आपको, एनोरेक्सिया और वीकनेस, सीवियर वीकनेस। तो क्या हो गया? प्रोग्रेसिव वेट लॉस अकम्पनिश्ड बाय सीवियर वीकनेस, एनीमिया एंड एनोरेक्सिया डेवलपिंग इन द पेशेंट्स ऑफ कैंसर, ठीक है। क्या मैकेनिज्म होता है? तो पूरा मैकेनिज्म भी समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 2-3 बातें याद रखनी ज़रूरी है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हैं, जिसमें होता है
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा। TNF अल्फा कैकेक्सिया का एक मेजर कॉज है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें करता है। पहली चीज़ तो ये करता है मोबिलाइज। TNF अल्फा की जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये फैट को मोबिलाइज करता है फ्रॉम स्टोरेज। ठीक है। और दूसरी चीज़ करता है ये एपेटाइट को सप्रेस एपेटाइट। तो बेसिकली एनोरेक्सिया हो गया, और साथ में अगर मोबिलाइज हो रहा है फैट तो उसके कारण वेट लॉस तो हो गई, क्योंकि बेसिकली स्टोर से फैट जा रहा है, मोबिलाइज हो रहा है, तो वेट लॉस भी होगा। तो पहला तो ये था ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। और क्या चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है? ये TNF अल्फा कौन सिक्रीट करता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो ये TNF अल्फा सिक्रीट करता है या तो ट्यूमर सेल खुद, या ट्यूमर सेल के रेस्पॉन्स में कुछ मैक्रोफेजेस जो इनके रेस्पॉन्स में बने हैं, ये मैक्रोफेजेस इनको रिलीज करते हैं। ठीक है। इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ट्यूमर सेल्स कुछ और चीज़ें भी रिलीज करती है, जैसे कि प्रोटियोलाइसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स। प्रोटियोलाइसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स ये बेसिकली ATP ड्रिवन प्रोटियोलाइसिस कराती है। और लिपिड मोबिलाइजिंग फैक्टर्स, कुछ लिपिड मोबिलाइजिंग फैक्टर्स का भी सिक्रेशन करता है ट्यूमर सेल्स, जिनके कारण कैकेक्सिया होता है। तो बेसिकली कैकेक्सिया क्या होता है? तो बेसिकली कैकेक्सिया का मतलब है वेट लॉस हो जाना कैंसर के साथ साथ। हम जानते हैं कि एक सिम्टम ऑफ कैंसर है कि कैंसर के पेशेंट्स में अचानक से वेट लॉस होता है। तो ड्यू टू कैकेक्सिया हुआ कि प्रोग्रेसिव वेट लॉस, जिसके साथ साथ एनीमिया, एनोरेक्सिया और साथ में सीवियर वीकनेस इन द पेशेंट्स ऑफ कैंसर, यही होता है कैंसर कैकेक्सिया। तो बेसिकली ये तो थे कुछ इफ़ेक्ट्स जो हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, जिसके ऊपर एक अलग वीडियो बन चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक और चीज़ साथ में डिस्कस करते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के नाम से पता पड़ रहा है कि वो सिंड्रोम जो ट्यूमर के लाइसिस के कारण हो रहा है। तो एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमियाज के बाद अक्सर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ल्यूकेमियाज? चाहे वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमियाज हो, या बर्किट लिम्फोमाज हो। हालांकि सॉलिड ट्यूमर्स में अनकॉमन है, ल्यूकेमियाज में काफ़ी कॉमन है, सॉलिड ट्यूमर्स में अनकॉमन है। क्या है? तो बहुत सिंपल सा नाम से पता पड़ रहा है, ट्यूमर लाइसिस। मतलब इसका जो कॉज है वो है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स। बेसिकली जब भी ट्यूमर सेल्स का लाइसिस होगा तो उसके अंदर के इंट्रासेल्युलर आयंस है ना, वो अचानक से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएंगे, क्योंकि सेल का लाइसिस हो रहा है तो जितने भी इंट्रासेल्युलर आयंस है वो आ जाएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सर्कुलेशन में जितने भी आयंस हैं वो एक फिक्स अमाउंट में ही रहने चाहिए। पर अचानक जब बहुत सारे सेल्स टूटेंगे, जब भी अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी ट्यूमर का, स्पेशली ल्यूकेमियाज का, तो जितने भी वो ट्यूमर्स हैं वो जब भी जितने भी ट्यूमर सेल्स हैं वो उनका लाइसिस हो रहा है, और उसके कारण जितने भी इंट्रासेलुलर आयंस हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहे हैं, उसके कारण कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है। अब कैसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होगी? तो हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम जानते हैं कि है ना, जो इंट्रासेलुलर कैटाइन की अगर बात करें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है इंट्रासेलुलर कैटाइन में। तो जितना भी सेल्स का लाइसिस होगा उन सबके पोटेशियम ब्लड में आएंगे ऑब्वियसली, तो वो हाइपर कैलीमिया करेंगे। साथ में क्या होगा? हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया होगा। हाइपर यूरिसीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्स के साथ साथ उसका जेनेटिक मटेरियल भी डैमेज होगा। उसका जेनेटिक मटेरियल भी जब डैमेज होगा तो न्यूक्लिक एसिड्स के कारण यूरिक एसिड्स और हाइपर यूरिसीमिया होगा। यह हाइपर यूरिसीमिया और आगे क्या करा सकता है? यह हाइपर यूरिसीमिया प्रेसिपिटेट बना के किडनी डैमेज कर सकता है, रीनल फेलियर कर सकता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? हाइपर फॉस्फेटीमिया।
ऑब्वियस इंट्रासेलुलर फॉस्फेट बाहर आ जाएगा, तो हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इसके साथ देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। ये हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है क्योंकि जो ऑलरेडी कैल्शियम था सर्कुलेशन में, हम ये जानते हैं कि फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, तो सर्कुलेशन का कैल्शियम भी उस फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी सर्कुलेशन में कैल्शियम होगा वो उस फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाएगा, इसलिए सर्कुलेशन में कैल्शियम की कमी होगी। फॉस्फेट बढ़ गए, ठीक है, सब कुछ बढ़ गया बेसिकली। फॉस्फेट बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, और क्या बढ़ गया आपके पोटेशियम आयन बढ़ गया, ये सब तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कैल्शियम है वो बेसिकली कम हो जाएगा। तो हाइपोकैल्सीमिया, ये बात याद रखनी जरूरी है। इसके साथ अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और साथ में ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। हालांकि कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था इस वीडियो से, फिर भी अगर पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा काम की अगर कोई बात याद रखने की बोलूँ तो वो यही होगी कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता, हाइपोकैल्सीमिया होता है। बात इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।